हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं यूकेपीएससी ने आगामी परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उसी कार्यक्रम को देखते हुए हम अब अपनी तैयारी को एक नया रूप देने जा रहे हैं, जिसमें इस सोमवार से मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड की क्लासेस भी लेकर के आ रहा हूँ। अभी हम संविधान की क्लासेस कर रहे थे। दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रोज़ाना आपको एक क्लास जीएस की दूँ और दूसरी क्लास उत्तराखंड की दूँ, क्योंकि दोस्तों जैसा आप जानते हैं आगामी परीक्षाओं का जो सिलेबस है उसके अनुसार हमारी 40 नंबर की जीएस आएगी और 40 ही नंबर का हमारा उत्तराखंड आएगा। 20 नंबर का हमारा हिंदी का पोर्शन आना है। टोटल जो हमारा एग्ज़ाम आएगा वो 100 मार्क्स का आना है। तो दोस्तों, इस 40 नंबर की जीएस को मैं करा रहा हूँ। 40 नंबर की उत्तराखंड भी मैं सोमवार से लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। अब बची 20 नंबर की हिंदी है। बीच में मैं आपको हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड करूँगा। हमारा जो तैयारी का तरीका रहेगा उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। टोटल जो हमारा एग्ज़ाम आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 40 मार्क्स का हमारा जीएस है, 40 मार्क्स हमारा उत्तराखंड है, बचा 20 मार्क्स। इस 20 मार्क्स में हमारी आएगी हिंदी। जीएस की आपकी ऑलरेडी क्लास चल रही है। संभवतः सोमवार से आप लोगों की उत्तराखंड की क्लास भी आ जाएगी। बीच में मैं आपको हिंदी का पोर्शन भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। हमारा जो तैयारी का तरीका रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा दोस्तों, कि जीएस में और उत्तराखंड में जो टॉपिक हम फिनिश करते रहेंगे उस टॉपिक की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अधिक से अधिक जुड़ें, ताकि आप लोग जो हमारे द्वारा जीएस की और उत्तराखंड की जो सीरीज़ चलाई जा रही है उसके एमसीक्यूज़, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़, एक टॉपिक को यहाँ पर वीडियो में फिनिश करेंगे, उसी टॉपिक की एमसीक्यूज़ आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा दी जाएगी। इन टॉपिक की जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आप अधिक से अधिक कंडक्ट करें। साथ ही साथ दोस्तों, लगभग हमारे पास में 90 डेज़ आगामी परीक्षाओं के लिए बचते हैं। इन 90 डेज़ के लिए जो हमारी शेड्यूल जो रहेगा, हमारा जो प्रक्रिया रहेगी आप लोगों की तैयारी के लिए, वो कुछ इस प्रकार से रहेगी कि जो भी हम आपको डेली करा रहे हैं, आपका उत्तराखंड हुआ, आपका जीएस हुआ, वो डेली के डेली आपको कवर करना है। अगर आप दोनों चीज़ को एक साथ डेली के डेली कवर कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। डेली आपको रिवीजन करना है, डेली आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको एमसीक्यूज़ जो प्रोवाइड कराए जाएंगे उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज़ होता चला जाएगा। एग्ज़ाम देने के लिए लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं, लेकिन सफल हज़ारों में ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हज़ारों कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो नियमित तौर से अपनी तैयारी पे फोकस रखते हैं। अगर आप भी अपनी अच्छी तैयारी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आगामी परीक्षाओं में आप लोगों का भी सपना पूरा हो, आप भी किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में किसी न किसी पद पर नियुक्त हो, तो दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में हमारे साथ जुड़िए। रास्ता दिखाने का काम हमारा है, मेहनत करने का काम आपका है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक बार की मेहनत है,
इन 90 डेज में आप ये समझ लीजिए कि आपको दिन रात एक करना है। अगर आप इन 90 डेज में दिन रात एक करके मेहनत करते हैं तो सफलता आपकी निश्चित तौर पर है। दोस्तों, एक बार आप सफल हो जाते हैं, किसी भी पोस्ट पर आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो दोस्तों आने वाली लाइफ आपके साथ साथ आपके परिवार की सेटल हो जाएगी। तो दोस्तों, पॉजिटिव मोटिवेशन आपको अपने साथ में रखना है, ध्यान से पढ़ाई करनी है और हमारे साथ आप लोगों को जुड़ा रहना है। आप हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप अधिक से अधिक वहाँ पर जुड़िए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा तैयारी करना चाह रहा है वो हमारे चैनल से जुड़ सके। दोस्तों, भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास में हमारी ऑलरेडी 2 वीडियो वहाँ पर आ चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पे जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं। आज दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 1873 तक का एक्ट पढ़ा था। आज हम आगे चलते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसी अधिनियम को हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इस उपबंध में क्या किया गया कि मुस्लिम सदस्य का जो चुनाव होता था, मुस्लिम सदस्य का जो चुनाव किया जाता था का चुनाव कौन कर सकता था? केवल मुस्लिम मतदाता ही इसमें मुस्लिम सदस्य का चुनाव कर सकता था। मुस्लिम मतदाता द्वारा। तो दोस्तों, हुआ क्या? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, जिसमें मुस्लिम सदस्य का जो चुनाव होता था उसको केवल मुस्लिम समुदाय के मतदाता ही कर सकते थे। दोस्तों, इसके साथ साथ सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। हुआ क्या दोस्तों
1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत सब, जिसको कि हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, हुआ क्या इसमें सबसे पहले कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, जिसमें मुस्लिम सदस्य का जो चुनाव होता था उसको केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकता था। इस उपबंध के तहत ही भारत में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत हुई। और भारत में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? वो थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में दोस्तों जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों भारतीयों को भारत राज्य सचिव व गवर्नर जनरल या वायसराय कि इस अधिनियम के तहत दोस्तों भारतीयों को अब भारत राज्य सचिव व गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दी जाने लगी। जनरल की कार्यकारिणी परिषद की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति क्या करने लगे दोस्तों? भारतीयों को अब भारत राज्य सचिव व गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दी जाने लगी। इसके साथ साथ दोस्तों भारतीयों को अब केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में बजट, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में बजट पर, जो हमारी केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदें थी, इनमें जो बजट पारित होता था उन पर वाद विवाद करने में, बजट पर वाद विवाद इस अधिनियम के तहत क्या हुआ दोस्तों? केंद्रीय व प्रांतीय जो हमारी विधान परिषद थी, इनमें जब बजट पेश किया जाता था तो इसमें भारतीयों को अब वाद विवाद करने तथा सांप्रदायिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, वाद विवाद करने, सांप्रदायिक हित के प्रस्ताव पेश करने, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद में बजट पर वाद विवाद करने, सांप्रदायिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने व पूरक प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हुआ, यह विधान परिषद में बजट पर वाद विवाद करने, सांप्रदायिक हित के जो प्रस्ताव होते थे उनको पेश करने तथा साथ ही साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं यहाँ से वो ये हैं, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो दोस्तों वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है।
साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद में बजट पर वाद विवाद करने, सांप्रदायिक हित के प्रस्ताव पेश करने तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी की जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनकी संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। यानी कि अब प्रांतीय जो विधान परिषद थी अब उनकी संख्याओं को बढ़ाया जाने लगा। किस अधिनियम के तहत बढ़ाया गया? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। साथ ही साथ दोस्तों भारत के वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें पहली बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। वो भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्ति की गई और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यपालिका परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई। दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है कि किस भारतीय या किस प्रथम भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्ति दी गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दोस्तों साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन बनता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्ति दी गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विधि सदस्य के रूप में। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन हुए दोस्तों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसको शॉर्ट में एसपी सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई तथा इन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। विधि सदस्य। तो दोस्तों 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या किया गया, जिसको हम मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम इसमें क्या किया गया कि भारत में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इस उपबंध के अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का जो चुनाव होता था उसको केवल अब मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे। इसी के साथ साथ दोस्तों भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसके जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों क्या होता है, भारत जितने जो भारतीय थे उनको सचिव व गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दी जाने लगी। साथ ही साथ केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में जो बजट पेश किया जाता था उस बजट में वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न करने तथा सांप्रदायिक हित के प्रस्ताव पेश करने का अधिकार भी प्राप्त किया। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्ति दी गई और साथ ही साथ दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्ति दी गई।
तो दोस्तों ये था हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद दोस्तों आता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम के बाद आता है दोस्तों 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, सुधार अधिनियम, किस अधिनियम को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो वो था हमारा 1919 का एक्ट या 1919 का अधिनियम। दोस्तों क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा 1909 के एक्ट या 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम थी आपकी प्रांतीय, जिसमें प्रथम क्या थी आपकी राज्य परिषद, प्रथम आपका क्या था राज्य परिषद, और दूसरी जो आपकी थी वो थी केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। दोस्तों इस राज्य परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी, इस राज्य परिषद में जो सदस्यों की जो संख्या रखी गई थी वो 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे, जिसमें से 34 निर्वाचित तथा शेष का चयन 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता था। तथा केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 145 थी, 145 सदस्य, जिसमें से 104 सदस्य निर्वाचित किए जाते थे, तथा 41 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल था वो 3 वर्षों का होता था। इन सदस्यों का जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था? वो था दोस्तों 3 वर्ष का। राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा के अधिकार समान थे। तो दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें से प्रथम राज्य परिषद थी, जिसके कितने सदस्य थे? 60 सदस्य थे, जिसमें से 34 सदस्यों का निर्वाचन होता था तथा बचे हुए 6 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता। तथा केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 145, जिसमें से 104 सदस्य निर्वाचित होते थे तथा 6 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। इसी अधिनियम के तहत दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। साथ ही साथ दोस्तों प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में
में विभाजित किया गया। दो उपवर्गों में विभाजित किया गया। वो उपवर्ग कौन कौन से थे दोस्तों? पहला उपवर्ग था आरक्षित, और दूसरा था हस्तांतरित। पहला उपवर्ग कौन सा था? आरक्षित, और दूसरा जो उपवर्ग था वो था हमारा हस्तांतरित। प्रांतीय विषयों को जो दो उपवर्ग में विभाजित किया गया था, उसमें पहला उपवर्ग था आरक्षित उपवर्ग, दूसरा था हस्तांतरित उपवर्ग। इस आरक्षित उपवर्ग पर जो शासन करता था या प्रशासन करता था वो गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के द्वारा करता था, तथा हस्तांतरित उपवर्ग पर जो प्रशासन किया जाता था वो भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। भारतीय मंत्री के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा इस पर प्रशासन किया जाता था। इसी के साथ साथ दोस्तों इस योजना के तहत, इसी के साथ साथ दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो वो तो दोस्तों 1919 का अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा 1919 का भारत प्रशासन अधिनियम। 1919 के अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद आता है दोस्तों इसी में आप नोट डाल के लिखेंगे कि प्रांतों में के जनक दोस्तों किसको कहा जाता है? भारत में प्रांतों में द्वैध शासक के जनक के रूप में दोस्तों लियोनस कार्टियस प्रांतों में द्वैध शासक के जनक के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैध शासक के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद आता है दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट। 1935 एक्ट या 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। यानी कि प्रांतों में जो द्वैध शासन चला रहा था अब उसको समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1935 के एक्ट के तहत भारत में जो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन चला रहा था उसको अब समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों प्रांतों को अब स्वतंत्र और स्वशासित स्वतंत्र व स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। प्रांतों को अब स्वतंत्र व संवैधानिक
प्रांतों को अब स्वतंत्र व स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अधिकार किसके पास था दोस्तों? ब्रिटेन की संसद के पास। किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन की अगर आवश्यकता थी तो उसका जो अधिकार था वो अभी भी किसके पास था? ब्रिटेन की संसद के पास ही था। क्या किया गया? भारत परिषद का अंत कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत। किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया। तो दोस्तों 1935 के अधिनियम की मुख्य बातें क्या क्या थी कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया तथा प्रांतों को स्वतंत्र व स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्राप्त किया गया। किसी भी प्रकार का परिवर्तन का जो आधार था वो ब्रिटेन की संसद के पास रखा गया और इसी अधिनियम के तहत ही भारत परिषद का अंत कर दिया गया। दोस्तों इस अधिनियम के बाद आता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता का जो अधिनियम था इसको क्या किया गया? प्रस्तावित किया गया। को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को क्या किया गया? प्रस्तावित। कहां पर किया गया? ये ब्रिटेन की संसद में। तथा दोस्तों 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम को कर लिया गया। हुआ क्या दोस्तों? 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान हुई। तो दोस्तों आज हमने 1909 से लेकर के 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दोस्तों आज हमारा भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास समाप्त होता है। दोस्तों कल आपको इस पूरे टॉपिक से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक के MCQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग MCQs वहाँ से ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।